हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे हाउ टू काउंट। मींस मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर इज काउंट। काउंटिंग के डिफरेंट मेथड्स होंगे जो हम इसमें डील करेंगे। अच्छा, काउंटिंग के कुछ नेचुरल मेथड्स हो सकते हैं जो हम बिना इन टेक्निक्स के अभी तक यूज करते आ रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर के बेसिस से हम लोग क्या करेंगे, कुछ टेक्निक्स का यूज करेंगे। अब बात आती है कि उन टेक्निक्स का लाइफ में यूज क्या है, या फिर उन टेक्निक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों वो टेक्निक्स पढ़नी पड़ रही हैं। क्योंकि कुछ ऐसी हार्ड कैलकुलेशन हुई जो हम उन टेक्निक्स की हेल्प से बहुत इजी प्रोसेस में कर सकते हैं, और यू कैन से बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है कि डिफरेंट काउंटिंग, जो हार्ड काउंटिंग है, उनको हम लोग इजी वे में कर लें, आसानी से कर लें। अब इसमें काउंटिंग की बात आती है तो दो तरह की काउंटिंग हम लोग डील करेंगे। एक तो होगी काउंटिंग ऑफ अरेंजमेंट्स, जिसको हम लोग नाम देंगे परम्यूटेशन। और एक कहलाएगा काउंटिंग ऑफ सिलेक्शन, और यू कैन से नंबर ऑफ सिलेक्शन, जिसका नाम हो कॉम्बिनेशन। और उन्हीं दोनों वर्ड से इस चैप्टर का नाम बनता है पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और उसको मैं बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। तो जो मैं बोल रहा था वो थ्योरी ऑलमोस्ट यहाँ लिखी हुई है, यू कैन सी इट इजीली। और मैं इसको आगे ले चलता हूँ। एक फंडामेंटल एग्जांपल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेट दिस इज एग्जांपल। आउट ऑफ 5 boys and 5 girls, the number of ways to select one boy or one girl. अभी तक हमने इस चैप्टर की बेसिक स्टार्टिंग नहीं की है कि टेक्निक्स क्या है, लेकिन इस क्वेश्चन को तो मैं किसी से भी पूछूं वो भी बता देगा कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। जैसे मान लो मुझे किसी क्लास को रिप्रेजेंट करना है, क्लास 11th है, और उस 11th का सेक्शन है, उसमें 5 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं लैट। और मुझे इस क्लास को किसी सेमिनार में रिप्रेजेंट करना है, और कंडीशन क्या है, दिस क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर, और यू कैन से if you select one boy or one girl, then this class is represented by those boy or girl. Got it? Means selection of one boy और one girl, ये अपना टास्क हो गया टू रिप्रेजेंट दिस क्लास। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन बॉय, तो 5 बॉयज हैं तो 5 प्रोसेस हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन गर्ल, तो 3 गर्ल्स हैं, उनके 3 वेज हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या रहेंगे, दे आर द 8। मीन्स they are the 8 ways in which we can select one boy or one girl. सिंपल सा एग्जाम्पल, यस और नो, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूँ क्वेश्चन मैंने चेंज किया, अब मुझे उसी क्लास को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अब मुझे चाहिए 2 स्टूडेंट्स। और 2 स्टूडेंट्स में भी कंडीशन आ गई, क्या कि वन बॉय एंड वन गर्ल, ये मुझे चाहिए। यानी सपोज B1 बॉय आ गया, तो B1 बॉय के साथ G1, G2 और G3, इन तीनों में से कोई एक गर्ल आ सकती है। मीन्स B1 G1 का एक केस बन जाएगा, B1 G1। ऐसे ही B2 G2 का एक केस बन जाएगा, और ऐसे ही B3 G3 का एक केस बन जाएगा। सेम मैं B2 से निकालूंगा, तो B2 से भी मेरे पास ये 3 केसेस आ जाएंगे। तो ऐसे B3 के लिए मैं निकालूंगा तो उससे 3 केसेस आ जाएंगे। तो B4 के लिए चलूंगा, 3 केसेस आ जाएंगे। B5 के 3 केसेस आ जाएंगे। मीन्स यदि मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 इंटू 3, मीन्स टोटल नंबर ऑफ केसेस आएंगे इस केस में 5 इंटू 3, 15। मीन्स नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन बॉय एंड वन गर्ल, क्लास तो वही है, लेकिन उसमें सिलेक्शन का जो पैटर्न था वो चेंज हो गया। अब बताते हैं, ये बेसिक एग्जांपल्स थे जिनको मैंने काउंट करके बताया। अच्छा, इन दोनों एग्जांपल्स में क्या किसी टेक्निक का यूज किया? नहीं, ये तो सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है, और इस पीएनसी चैप्टर में इसी कॉमन सेंस का यूज है। अब मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने यहाँ पर दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग यूज किए हैं, जो इस चैप्टर की बेसिक थ्योरी को डिसाइड करेंगे। पहला है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन,
जिसको मैंने फर्स्ट एग्जांपल में यूज किया है, एंड सेकंड इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसको मैंने सेकंड एग्जांपल में यूज किया है। इनकी हम स्टडी आगे करेंगे, लेकिन लेमेंस टर्म में भी मैं बात करूँ ना, तो इस क्वेश्चन के लिए ऐसा कुछ भी नेसेसिटी नहीं है जिसके लिए मुझे वो प्रिंसिपल्स लगाने पड़े, वो टेक्निक्स यूज करनी पड़े। ये तो मैं किसी से भी पूछता ना, वो भी बता सकता था कि नंबर ऑफ सिलेक्शन और नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन बॉय और वन गर्ल क्या होगा, और नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन बॉय एंड वन गर्ल क्या होगा। ठीक है। अच्छा, यदि मैं कॉमन बात करूं तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस क्या लग रहा है वो देखते हैं। देखिए, यहां पर मैं कहूं कि भाई एंड आ रहा है, एक तो यहाँ और आ रहा है, तो ये एंड और ये भी उन दोनों प्रिंसिपल्स को पहचानने का एक तरीका है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो इवेंट्स हैं, मीन्स वन बॉय को सेलेक्ट करना है और वन गर्ल को सेलेक्ट करना है। अच्छा, दूसरी बात है कि कोई भी एक लड़का आ जाए लड़की आ जाए, क्लास रिप्रेजेंट हो जाएगी। मीन्स ये तो दोनों केसेस है ना, ये नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, और यू कैन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस। ये मैथमेटिक में टर्म यूज करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात हो गई। यहां पर देखें तो यहाँ एक टर्म यूज करते हैं कि सेकंड एग्जांपल में जो सेकंड पैटर्न हम लोगों ने यहाँ देखा था, उसमें दोनों जो केसेस हैं वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है, बॉय सेलेक्ट हुआ तो गर्ल सेलेक्ट होना बॉय पर डिपेंड नहीं कर रहा है। B1 के साथ G1 है, B1 के साथ G2 है, B1 के साथ G3 है, तीन केसेस बन गए। ऐसा नहीं है कि B1 सेलेक्ट होने के बाद उसकी कोई डिपेंडेंसी है G1 पर, या फिर G1 की B1 पर कोई डिपेंडेंसी है। तो दोनों इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। एक्चुअली मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो वहाँ यूज होंगे, और ये जो मैं यूज कर रहा हूँ मैथमेटिकली, मैं कह रहा हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो तुम्हें ये टर्म्स याद रखने हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है नॉन ओवरलैपिंग, और ये नॉन ओवरलैपिंग और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तुम्हें मिले मैथमेटिक्स में, तो ऐसा डर मत जाना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या हो गया। मैंने एक एग्जांपल को और ले लिया, उस एग्जांपल में क्या है कि यहाँ पर एक सर्कल का सेट है, एक G1 सर्कल्स का सेट है और एक G2 सर्कल्स का सेट है। अब इसमें तीन तीन सर्कल हैं, C1 C2 C3। यहाँ पर जो सर्कल है ये C1 C2 C3, ये सर्कल्स इसके अंदर गिवन है, और इधर G2 में भी सर्कल्स गिवन है। ये सर्कल्स कैसे हैं, एक तो ये सर्कल्स जो है वो एक के अंदर दूसरा है, मींस सपोज ये C1 C2 C3 है, ऐसे यहाँ पर C1 C2 C3 C4 है। ये यहाँ लिखा हुआ है पूरा ग्रुप G1 ऑफ थ्री सर्कल C1 C2 C3 हैविंग डिफरेंट सेंटर्स, अलग अलग सेंटर्स हैं उनके, situated in a such a way that C2 entirely lie inside the C1, इस C2 के अंदर C1 है एंड C3 lies entirely in C2। ठीक है, ऐसे एक दूसरा ग्रुप है। कुल मिला के ये समझ लो कि यहाँ 3 सर्कल्स हैं, इधर 4 सर्कल्स हैं, जैसे वहां पर 3 बॉयज या 5 बॉयज और गर्ल्स थे उसी तरीके से। ठीक है। अब ये सिंपल सा थोड़ा सा क्वेश्चन है, उसको समझने की बात करते हैं। इसमें मैथमेटिकली कुछ टर्म्स यूज हो रहे हैं वो समझते हैं। देखिए, हाउ मेनी सेंटर्स द सर्कल ऑल टुगेदर हैज। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन में क्या बता रही थी कि भाई अपने पास जो सर्कल्स हैं वो कैसे हैं, 3 इधर हैं और 4 इधर हैं, और दोनों के सेंटर्स कैसे थे, डिफरेंट थे। देखिए ये बात अंडरलाइन है यहाँ पर, हैविंग डिफरेंट सेंटर्स, इसको ध्यान से देखिए, अभी मैंने बताया भी था, डिफरेंट सेंटर्स। ऐसा नो सेंटर्स कैसे डिफरेंट है। अब ऑल टुगेदर सेंटर्स की बात कह रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, 3 सेंटर्स इसके हो जाएंगे सेट G1 के, और 4 सेंटर इसके हो जाएंगे। मीन्स यदि मैं कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स की बात करूँ तो 3 + 4 7 आ जाएगा। ये यहाँ लिखा भी है 3 + 4, आंसर में भी डिक्लेयर कर दिया है। अब हाउ मेनी कॉमन कॉर्ड्स। अच्छा, कॉमन कॉर्ड्स का मीनिंग क्या होगा, सपोज ये सर्कल है, ठीक है, मान लेते हैं एक सर्कल और एक सर्कल ये, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन कॉर्ड। यस और नो। अच्छा, अब मैं कहूँ कि भाई मुझे बात करनी है कॉमन कॉर्ड्स कितनी होंगी। एक बात बताओ मुझे कि भाई सर्कल ले लिया सपोज C1, इधर से G1 सेट से, और सर्कल का नाम C1, तो जो G2 सेट के सर्कल 4 हैं
वो सारे इसको कट कर रहे हैं। जैसे ये मान लो किसी एक सर्कल ने कट किया, फिर एक दूसरे सर्कल ने कट किया, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, तो जो कॉर्ड्स हैं वो तो अलग अलग रहेंगी ना। इसकी कॉर्ड ये आ गई, और मान लो ये दूसरा सर्कल है, उसकी कॉर्ड कुछ ये आ जाएगी, फिर तीसरा सर्कल है उसकी कॉर्ड आ जाएगी। मीन्स इधर के एक सर्कल के करस्पॉन्डिंग इधर 4 सर्कल आ गए, यस और नो। तो भाई 1 के करस्पॉन्डिंग इधर 4 आ गए, इसको मान लेते हैं A1 A2 A3 A4। तो यहाँ टोटल सर्कल के मतलब यहाँ पे यदि कॉर्ड को रख लूँ तो 4 कॉर्ड्स आ जाएंगे। तो मैं कहूँ ईच 3 के करस्पॉन्डिंग 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सिनेमा हॉल प्रॉब्लम और से हॉल प्रॉब्लम। तो एक सिनेमा हॉल है, ये इसकी स्क्रीन हो गई, और इस सिनेमा हॉल में गेट्स हैं D1, सपोज यहाँ D1 गेट है, यहाँ D2 गेट है, ये हियर इज द D3, हियर इज द D4 एंड हियर इज द D5। ओके, ये गेट्स हो गए। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन एंटर, मीन्स एक पर्सन है जो इसमें एंटर करता है, एंड लीव इन द सिनेमा हॉल बाय डिफरेंट डोर, मीन्स एंटर करता है किसी भी डोर से, एंड लीव करना है उसको बाय अ डिफरेंट डोर, मीन्स जिससे एंटर किया है ना उससे लीव नहीं करना है। तो कंडीशन क्या होगी? सपोज वो D1 से यदि एंटर करता है तो रेस्ट्रिक्शन आ गया कि अंदर जब अंदर पहुंच जाएगा तो बाहर निकलने के लिए उसके पास D1 वाला गेट नहीं होगा। उसके अलावा उसके पास ऑप्शन आएंगे D2 D3 D4 D5, मीन्स कितने ऑप्शन आएंगे? 4 ऑप्शन। तो बात आती है, एक तो उसको अंदर जाना है। अच्छा, तो ध्यान से समझने वाली बात है कि देखो ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, इसमें एक तो ये एंड यूज हो रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या करना है कि फर्स्ट तो टास्क है एंटर करना और देन एग्जिट करना, मीन्स एंटर करने के बाद उसको एग्जिट करना है। टास्क सब डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट क्या है? एंट्री, एंड सेकंड इज द एग्जिट, और दोनों इंडिपेंडेंट है। ऐसा तो है नहीं है कि एंट्री करना और एग्जिट करना की कोई डिपेंडेंसी है। अब बात आती है मेरे पास कि मैं नंबर ऑफ वेज की बात करूं जिसमें ये कंडीशन लगा दी गई कि आप जिससे एंटर कर रहे हो उससे एग्जिट नहीं करना है आपको। तो फर्स्ट केस, नंबर ऑफ वेज टू एंटर कितने हो जाएंगे? देयर आर 5, बिकॉज 5 डोर्स। लेकिन नंबर ऑफ वेज टू एग्जिट कितने हो जाएंगे? 4। और मैं तुमसे कहूं जैसे D1 से मैं एंटर किया तो मेरे एग्जिट करने के तरीके क्या हो जाएंगे? D2 D3 D4 D5। मेरे पास ये 4 वेज आ जाएंगे जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं एंट्री कर रहा हूं और एग्जिट कर रहा हूं, यस और नो। तो ये 4 यहां से आ जाएंगे। सपोज यही प्रोसेस मैंने D2 के साथ किया तो D2 के साथ फिर 4 आ जाएंगे। मीन्स ये कॉमन सेंस की बात आ गई कि जो 5 केसेस हैं उनकी करस्पॉन्डिंग 4 केसेस निकल के आ रहे हैं। जब मैं उस सिनेमा हॉल में एंट्री करूंगा और एग्जिट करूंगा, देन टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 20। क्वेश्चन नंबर 2, ही कैन एंटर एंड लीव बाय एनी डोर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब उसको कहीं से भी एंट्री करनी है, कहीं से भी लीव करना है। मीन्स एंट्री करने के 5 वेज हैं और एग्जिट करने के भी 5 वेज हैं, लेकिन ये दोनों टास्क करने हैं क्योंकि मुझे एंट्री भी करनी है एंड एग्जिट भी करना है। मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं एंट्री कर लूं और एग्जिट कर लूं, ऐसा हो भी नहीं सकता है। आपको एंट्री की आपने तो फिर एग्जिट करनी पड़ेगी। मीन्स ये एक इंडिपेंडेंसी आ गई इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 25। यहां पे ऐसा ऑप्शन नहीं है कि यू हैव टू सेलेक्ट 1 बॉय और 1 गर्ल, यस। ऐसा तो कि भाई एग्जिट हो जाओ या फिर एंटर हो जाओ। तो वो प्रोसेस जो है वो एक दूसरे से क्या है, उसमें नॉन ओवरलैपिंग केसेस थे। एक बॉय सेलेक्ट कर लिया तब भी काम चल जाता। लेकिन इसमें जो बताना चाह रहा हूं वो सुनो कि क्वेश्चन के अंदर जो टास्क है ना वो डिवाइडेड है, और दोनों पार्ट करोगे तब टास्क कंप्लीट होगा। क्योंकि जो बेसिक ये क्रिएट हो रहा है ना, ये क्रिएट हो रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। इसमें टास्क सब डिवाइडेड होगा 2 पार्ट्स में, और टास्क विल बी कंप्लीटेड इफ वी डन बोथ द पार्ट ऑफ दैट टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, ये इसका थोड़ा स्पेशल केस हो गया कि एंटर करनी है D1 D2 से, मींस एंटर करने के 2 केसेस आ गए, और लीव करना है D3 D4 D5 से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 6। तो बेसिकली फंडामेंटल मेथड्स ऑफ काउंटिंग में हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स देखे। फर्स्ट था बॉयज एंड गर्ल्स वाला। सेकंड एग्जांपल हमने कौन सा देखा? जिसमें हमने सर्कल्स दे दिए थे, तो वो दोनों एग्जांपल ऑलमोस्ट सिमिलर थे। और थर्ड केस क्या है? ये सिनेमा हॉल, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम
जो केसेस हैं इसमें वो मल्टीप्लिकेशन के यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं चाहूं तो कुछ केसेस और इसमें डील कर सकते हैं। जैसे देखो, सपोज एक केस ऐसा बना लिया कि एक सिटी है, जिस सिटी को नाम दे दिया T1, और एक है T2 और एक है T3, और इस सिटी से मुझे इस सिटी जाना है। तो यहां पर सपोज रोड 1 है, यहां पर रोड 2 है, और ये ट्रेन 1 है, या फिर बस लिख देते हैं हम, बस B1, और एयर का A1 लिख देते हैं। तो T1 से T2 पर पहुंचने के ये प्रोसेस हैं। ऐसे ही T2 से T3 पहुंचने की यदि बात करूं तो उसके लिए मेरे पास मेथड्स मान लो कि भाई ये R3, इसको B2, बस 2, यहां पर सपोज AR2 हो गया, ऐसा है। तो कोई मुझसे ये कहे कि मुझे T1 से जाना T3 है लेकिन बाया T2 जाना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज। तो कॉमन सेंस की बात तो होगी कि अपना टास्क अभी भी डिवाइडेड है, मींस T1 से T2 जाना है, एक बार तो ये हो गया, और T2 से T3 जाना है। तो जो टास्क डिवाइडेड है तो वो कंप्लीट कब होगा, जब मैं T1 से T2 आऊंगा। तो उसमें आने के मेरे पास कितने तरीके हैं, 4 वेज हैं। और फिर मुझे T2 से T3 जाना है, आगे फिर 3 वेज है। इस टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 12। अब इसमें कंडीशन कोई डाल सकता है कि भाई रोड 1 से यदि आ रहा है तो रोड 3 से नहीं जाएगा, तो उसके डिफरेंट केसेस हम लोग सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में अभी तक हमने लेमन्स टर्म में जो बात की वो कुछ भी नहीं था, जिसमें कोई प्रिंसिपल नहीं लगाया, हमने कोई टेक्निक्स यूज नहीं की, सिंपल मेथड्स थे जिनमें हमने देखा कि काउंट कैसे कर सकते हैं। अब इन्हीं काउंटिंग के मेथड्स में हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स ऐड कर देंगे और उनको फंडामेंटल बोल देंगे, जिनको हम डिफरेंट क्वेश्चंस में जब यूज करेंगे तब बताएंगे कि देखो भाई वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन जो हमने पढ़ा था वो ये रहा। तो आगे की वीडियोस में हम ये सब देखेंगे। ओके।